So today we are going to start with the second chapter of chemistry, that is chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग में हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि बॉन्ड होती क्या है. तो व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दिस. तो केमिकल बॉन्ड एक्चुअली है क्या? इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स. ठीक है, केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं है. बॉन्ड का मतलब ही होता है फोर्स. ठीक है, ये फोर्स है जिससे दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स, दो आयंस, दो स्पीशीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं. ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद वन अनदर विद अ टाइप ऑफ फोर्स एंड दैट इज नोन एज अ केमिकल बॉन्ड. ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा, जिससे दो स्पीशीज आपस में जुड़ी हुई होती हैं, दो एलिमेंट्स के एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है, या आयंस हों, दोनों जुड़े हुए हैं एक फोर्स के चलते. वो फोर्स क्या है? हमारा केमिकल बॉन्ड है. अब ये जो केमिकल बॉन्ड है ये हमारा 3 तरीके का होता है. तो इस तरीके से सबसे पहला है आयनिक, दूसरा है हमारा कोवेलेंट, और तीसरा है हमारा कोऑर्डिनेट. ये 3 तरीके के केमिकल बॉन्ड्स आपको पढ़ने हैं. इतने ही होते हैं ऐसा नहीं है, और भी होते हैं, लेकिन जो आपको पढ़ने हैं वो इतने ही हैं. आयनिक बॉन्ड को हम एक और नाम से जानते हैं. बताओ कौन सा नाम है वो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग. अब देखो, आयनिक बॉन्डिंग के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम. तो आयनिक बॉन्ड, ठीक, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, अच्छा, किन किन के बीच में बनेगी? ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनती है. मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनती है क्या? आयनिक बॉन्ड. ठीक है, तो मेटल्स कहाँ होते हैं? मेटल्स हमारे जो है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे होते हैं. और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करने लगता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है. तो मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों मिलेंगे, क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे. ध्यान रखना, दोनों अगर मिल रहे हैं तो कौन सी बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड. मेटल क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूजेस इलेक्ट्रॉन. मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करता है. नॉन मेटल क्या करेगा? नॉन मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन. अच्छा, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बनाया? मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बनाया? मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बनाया कैटायन. ठीक, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बनाया? नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो बनाया एनायन. कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एनायन इज निगेटिवली चार्ज्ड. तो हम ये कहते हैं कि हमारी आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. आयनिक बॉन्ड में एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा. आ रही है बात समझ में? आयनिक बॉन्ड में एक कैटायन एक एनायन. ठीक है, तो कैटायन एनायन की स्पीशी क्या बनाएगी? आयनिक बॉन्ड बनाएगी. अच्छा, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का. ध्यान रखना, ये जो टर्म है ये कीवर्ड है. अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई आयनिक बॉन्ड क्या होती है, यदि आप उसको डिफाइन करोगे और आपने ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं लिखा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल, metal forms a cation, non-metal forms an anion and they both combine to form an ionic bond. अगर आपने complete transfer इस शब्द का प्रयोग नहीं किया तो फिर नंबर कट सकते हैं. ठीक है, तो complete transfer लिखना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाएगा. अच्छा, मेटल के आउटर मोस्ट शेल में, मतलब हम जनरली अगर बात करें तो मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जनरली बात करें तो 1 2 3. ठीक है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में. ठीक,
जनरली अगर बात करें। नॉन मेटल्स में आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो हम कहते हैं 4, 5, 6 और 7। 4, 5, 6, 7 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन मेटल्स। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl को हम देखेंगे। तो हम किसको देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है भाई, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब सुनो, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2, 8, 1। ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2, 8, 7। ठीक है। अब देखो, यहां पे सोडियम के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। पीरियोडिक टेबल में हमने क्या देखा था कि सोडियम हमारा क्या है? एल्कली मेटल है। ग्रुप 1 में आता है तो क्या हुआ? एल्कली मेटल। ग्रुप 2 के एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सोडियम हमारा मेटल है। अब देखो, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। और ये क्लोरीन हमारा क्या है? क्योंकि राइट साइड में पड़ रहा है पीरियोडिक टेबल के, इसकी वजह से नॉन मेटल हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा, यहाँ 8 हो जाएंगे, यहाँ भी 8 हो गए। तो दोनों का ऑक्टेट बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो सोडियम ने देखो क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक। अच्छा भाई, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक, तो क्या बना लिया भाई? कैटायन। क्या बनाया है? कैटायन। क्लोरीन ने क्या किया? जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया देखो, और क्या बना दिया? Na+, यानी कि Na+ कैटायन। ठीक है, सोडियम कैटायन। क्लोरीन ने क्या किया? इसी वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और क्या बना दिया? Cl-, दैट इज एनायन। अब इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, या ऐसे भी याद रख सकते हो ऑयल, OIL। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और तब वो Cl- में कन्वर्ट हुआ। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया और तब वो Cl- में कन्वर्ट हुआ, मतलब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस वजह से उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, वो एनायन बन गया। तो ये क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, RIG। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो कुछ चीज मैं बताना चाह रहा हूं, समझो इस बात को। जब हमारा फॉर्मेशन हुआ NaCl का, जब हमारा फॉर्मेशन हुआ NaCl का, तो ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ। मतलब जब हमारे आयनिक बॉन्ड बनते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, और इसकी वजह से हम आयनिक बॉन्ड जब बना रहे होते हैं या आयनिक बॉन्ड बन रहे होते हैं, उसमें ये दोनों ही रिएक्शंस हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन क्या कहलाता है? रिडॉक्स। ठीक है, तो जरा इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूं कि जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। दोनों मिल गए तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो, हम सोडियम किस में कन्वर्ट हुआ? Na+। क्लोरीन किस में कन्वर्ट हुआ? Cl- में। अब ये जो Na+ है ये Cl- से जुड़ेगा। ठीक है, और ये जो फोर्स है, ये जो बॉन्ड है, ये जो फोर्स है, इसको फिजिक्स में हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और बहुत ही मजबूत फोर्स होता है। जहां कहीं भी आपको चार्जेस दिखेंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस,
वहां पे हमारा कौन सा फोर्स ऑपरेट करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आप पढ़ोगे क्लास 12th में। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, ये बहुत मजबूत फोर्स होता है। कहीं पे भी प्लस क्यू माइनस क्यू दो चार्जेस होंगे, उनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहां पे देखो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में हम, ये चार्जेस हो गए ना, ये कैटायन ये एनायन प्लस माइनस, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हो गए, इनके बीच का फोर्स हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको हम दिखाएंगे डायग्राम के रूप में कि कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, सोडियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक, ये बना दिया मैंने। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। तो इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दिया। तो सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया? Na+ में। और क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो गया? Cl- में। दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आयनिक बॉन्ड बन गया या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हमारा बन गया। अब हम बात करेंगे MgCl2 की। MgCl2 की अब इसकी जल्दी से बात करते हैं। तो देखो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, क्लोरीन कितना? 17, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। ठीक, एक और क्लोरीन लो क्योंकि यहां पे 2 क्लोरीन आपको दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? 2 क्लोरीन दिख रहे हैं तो एक और क्लोरीन लो। क्लोरीन 17, 287। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन को देगा। दोनों के ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों क्लोरीन के, और मैग्नीशियम अपने ऑक्टेट स्टेट को अचीव कर लेगा। आ रही है बात समझ में? तो देखो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो Mg किस में कन्वर्ट हुआ? लिखने का तरीका समझो। Mg2+ में कन्वर्ट हुआ, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ले जाओ भाई, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये कौन सी रिएक्शन हुई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, अब क्या होगा कि क्लोरीन हमारे पास कितने हैं? क्लोरीन हमारे पास हैं 2, तो 2Cl लिखो। यही 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास जाएंगे, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या बन जाएगा? 2Cl-। ये क्या हुआ? रिडक्शन। फिर से जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स हो रहा है, जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगी तो रिडॉक्स रिएक्शन ऑपरेट करता है। अब देखो यहां पे हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। क्लोरीन एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक मैग्नीशियम ने इसको दिया, एक मैग्नीशियम ने इसको दे दिया। तो मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक इसको दिया एक इसको दिया, Mg2+ Cl-, आ रही है कुछ बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से हमको शो करना होता है। अब बताओ अगर मुझे MgO का बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर से सबसे पहले क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। मैग्नीशियम की 2 8 2, ऑक्सीजन की 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 6। ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, बस बन गया काम, इसने इसको दे देना है। तो हमारे पास क्या होगा? देखो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये हुई। रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन यही 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? O2-। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन होगा और ये हमारा रिडक्शन होगा। बात बिल्कुल बैठा लो, जहां पे भी आयनिक बॉन्ड बन रही है, मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रही है, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन से बनती है।
ठीक, अब फिर क्या होगा, अब होगा ये कि भाई हमने क्या किया, हमने रिएक्शंस लिख ली। इसके बाद क्या होने वाला है, देखो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये इसने इधर दिया, इसने इधर दिया। ठीक, Mg2+ हो गया, ऑक्सीजन पे 2- आ गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं Mg2+ O2-। ठीक, तो हमें क्या ध्यान रखना है भाई, हमको यह ध्यान रखना है कि जब हमारा आयनिक बॉन्ड बन रही है तो वो किसके किसके बीच में बनेगी, मेटल में और नॉन मेटल में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगी। जैसे और एग्जांपल NaBr, सोडियम ब्रोमाइड आयनिक बॉन्ड बनेगी यहां पर, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल। जिंक क्लोराइड ZnCl2 आयनिक बॉन्ड बनेगी, इसका भी प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होती है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे भाई, प्रॉपर्टीज। ठीक, आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे हैव स्ट्रॉन्ग electrostatic force of attraction। ठीक, आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब जरा दूसरी चीज की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट क्या होती है। जनरली फिजिकल स्टेट जो हमारी होती है वो सॉलिड होती है। क्यों सॉलिड है भाई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, पास पास है आयंस, पास पास है। जब आयंस पास पास हैं तो कौन सी स्टेट शो करेगा, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, सॉलिड स्टेट। अगर दूर दूर होंगे तो लिक्विड, और दूर होंगे तो गैस। ठीक, तीसरा पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका भी क्या रीजन है भाई, गर्म करोगे तो ये इतनी आसानी से गर्म होने वाले नहीं है, टूटेंगे नहीं। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हाई होगा, इतनी आसानी से ये जो है पिघलेंगे भी नहीं। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि इनके आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसका भी यही कारण है, इसका भी यही कारण। कोई पूछ दे भाई हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है आयनिक कंपाउंड्स में, कारण स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चौथा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल जहन में बैठा लेना, कई कई बार पूछा गया है ये बोर्ड में। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट, मतलब या तो पिघला दीजिए या फिर पानी में घुला दीजिए। ठीक है, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, बिल्कुल इस बात को, अब इसका रीजन भी स्पष्ट करते हैं कि क्यों ऐसा होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इतना पॉइंट नोट कर लीजिए, ये 4 मुख्य प्रॉपर्टीज थी जो यहां पे मैंने डिस्कस कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस पे क्वेश्चन कैसा आता है कि वाई सॉलिड NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट मोल्टन और एक्वस NaCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि भाई जो सॉलिड NaCl होता है, मान लो कि समुद्र के किनारे चले जाओ और समुद्र के किनारे जा करके वहाँ से सॉलिड NaCl तुम उठा ले आओ, है ना। तो जो सॉलिड NaCl होगा उससे तुम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमारे पास या तो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या तो आयंस होने चाहिए। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या तो आयंस होने चाहिए। NaCl में देखा जाए तो आयंस तो हैं। तो देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो सॉलिड NaCl में अगर हम देखें
तो यहां पे हमारे पास आयंस तो है ही हैं, Na+ और Cl-, लेकिन यहां पे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये अलाउ नहीं करता आयंस को टू मूव। अगर आयंस मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो नहीं सकती, पक्की बात है। तो सॉलिड NaCl में कुछ इस तरीके से हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। सॉलिड NaCl हैज आयंस, सॉलिड NaCl हैज आयंस, बट ions are not free to move, ions are not free to move, ions are not free to move due to strong electrostatic, due to strong electrostatic force of attraction, due to strong electrostatic force of attraction। ठीक, अच्छा, मोल्टेन NaCl में ऐसा क्या हो जाता है, बट इन मोल्टेन NaCl, बट इन मोल्टेन NaCl क्या होता है भाई, मोल्टेन NaCl में आयंस आर फ्री टू मूव। ठीक, आयंस आर फ्री टू मूव, हमने पिघला दिया तो क्या हुआ कि हीट की वजह से ये जो बॉन्ड है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ढीला पड़ गया, ये बॉन्ड टूट जाती है, आयनिक बॉन्ड टूट गई क्योंकि हमने उसको पिघला दिया। जब हमने उसको पिघला दिया तो अब क्या हुआ, मोल्टन स्टेट में आयंस जो हैं फ्री हो गए मूव करने के लिए, अब एक दूसरे चिपके नहीं हैं। जब तक एक दूसरे चिपके हैं तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, जहां अलग हुए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेंगे। बट इन मोल्टन NaCl आयंस आर फ्री टू मूव, एंड इफ द आयंस आर फ्री टू मूव दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो एक्वस NaCl में क्या होता है, पानी में घोलने पे क्या होता है। तो जब हम एक्वस NaCl मतलब पानी में घोल देते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक को पानी में डाला, अब नमक को पानी में डाला तो क्या होता है, तो एक्वस NaCl की बात करते हैं, एक्वस NaCl। ठीक, इन वाटर, NaCl इन वाटर, ठीक, एक्वस NaCl। तो पानी क्या करेगा, water weakens force of attraction between Na+ and Cl-। पानी की एक प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक, वो सभी सब्सटेंसेस की होती है, सभी चीज़ों की होती है, 12th क्लास की फिजिक्स है ये। पानी की जो ये डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या, ये पानी में जैसे ही आप NaCl को डालोगे तो क्या होगा कि ये जो है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये ढीला कर देता है, वीक कर देता है। ठीक है, तो आपस में उतनी कड़ाई से एक दूसरे से नहीं जुड़े हो रहेंगे। ठीक है, उतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये वीक कर देता है, जिसकी वजह से आयंस फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। और जहां आयंस फ्री हुए नहीं, क्योंकि आयंस तो पहले से ही थे भाई, आयंस पहले से ही थे, जहां आयंस फ्री हुए नहीं हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस का होना बहुत जरूरी है, या तो इलेक्ट्रॉन्स हो या आयंस हो। ठीक, तो एक्वस NaCl इन वाटर वीकन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Na+ एंड Cl-। तो ये वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड्स किससे बनते हैं, जरा ये बता दो मुझे, फटाफट बताओ, आयनिक कंपाउंड्स किससे बनते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स यार सीधी सी बात है, आयंस से बनते हैं। आयंस में भी क्या, कैटायन और एनायन। ठीक, कैटायन और एनायन ये दो होंगे जिनसे हमारा क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड्स। अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अब ऐसा क्यों ध्यान रखना, पानी को हम क्या कहते हैं, पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। पोलर सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है भाई पानी को, क्योंकि जहां पे भी पोल बनेगा पानी उसको क्या करेगा, अपने अंदर घोल लेगा। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट है। अच्छा, इसका क्या मतलब है,
देखो सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड Na+Cl, बोलो Cl-, ठीक। अब देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, जहां पे भी हमको ऐसा पोल देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पोल हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दूसरा पोल हमारा निगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। अगर हमको ये पोल देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ऐसा चार्ज का हमको सेपरेशन देखने को मिलेगा, तो पानी हमारे कंपाउंड को क्या करेगा, अपने में सॉल्युबल कर लेगा, ठीक है, घोल लेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये सॉल्युबल हो जाते हैं पानी में, क्योंकि पानी कैसा है, पोलर सॉल्वेंट, और पोल यहां पे बन गया, एक पॉजिटिव पोल एक निगेटिव पोल, ठीक है। तो पानी इसको अपने में घोल लेगा। पानी क्या करता है, देखो पानी करता क्या है कि पानी इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करेगा। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करेगा तो क्या होगा कि Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, इधर से पानी के मॉलिक्यूल्स आकर के इसको घेर लेंगे, ठीक है, इधर से पानी के मॉलिक्यूल्स इसको आकर के घेर लेंगे। यही Cl- के साथ भी होगा, Cl- अलग हुआ सोडियम Na+ से, और फिर क्या होगा कि पानी के मॉलिक्यूल्स इसको आकर के घेर लेंगे। मैं दिखा रहा हूं कैसे घेरते हैं, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी एक फील आ जाएगी। ये H2O, ठीक, ये H2O, ये H2O, ये हमारे पास इस तरीके से इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे ये वापस जाकर के इससे चिपक भी ना सके, ठीक है, NaCl वापस ना बन जाए, तो पूरा घेर लेते हैं, और इसी वजह से हमारा जो ये NaCl है वो सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। मतलब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं पानी में, क्यों, क्योंकि यहां पे पोल जनरेट होता है और वाटर हमारा पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक। अब हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक, कार्बन डाइसल्फाइड CS2, बेंजीन, ठीक, ये बेंजीन होता है, इसको हम C6H6 कहते हैं, ठीक, ये हमारे पास बेंजीन होता है। टॉलीन, दैट इज C6H5CH3, ये हमारे पास क्या होता है, टॉलीन होता है, ठीक। इसको हम बनाते कैसे हैं, ये इस तरीके से रिंग और इसके ऊपर ये CH3, तो ये हमारे पास टॉलीन होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, टॉलीन, ये सब क्या हैं, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमारे आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते, ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड्स कभी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे देख लो कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब देखो जो हमारा मेटल है, मेटल जो है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड कैसे बनेगा, एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो, मेटल जो है हमारा उसका लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होने का क्या मतलब है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना ज़्यादा हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन उतना कम होगी। अब हम क्या चाहते हैं कि मेटल हमारा क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज करे। अगर हमारा मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो उसके लिए उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, ज़्यादा कि कम, कम, कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए और निकल जाए आराम से। तो मेटल हमारा लो आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला होना चाहिए, ठीक है। वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के, ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो नॉन मेटल जो है उसमें हमारे पास हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्यार ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की चाहत ज़्यादा। नॉन मेटल कैसा हो, नॉन मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, उसके लिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, वो ज़्यादातर कैसे कंपाउंड बनाता है, कैल्शियम कार्बाइड को छोड़ करके वो ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स, बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएगा, आयनिक कंपाउंड्स कार्बन नहीं बनाता, ठीक है। तो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में।
तो क्या होगा कि हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तो क्या होगा कि हमारा जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। हम यही चाहते हैं कि नॉन मेटल हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और एनायन का फॉर्मेशन कर ले। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं तो पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर देख लीजिए। तीसरी जो चीज़ है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, ये तो सीधी सी बात है, एक मेटल हो दूसरा नॉन मेटल हो। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब होगा तभी एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कंप्लीट ट्रांसफर तभी संभव है जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। एक पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट में होगा, दूसरा पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट में होगा। लेफ्ट वाला कौन होगा? लेफ्ट वाला हमारा मेटल होगा। राइट वाला कौन होगा? राइट वाला हमारा नॉन मेटल होगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आयनिक बॉन्डिंग कंप्लीट की। सोचा तो मैंने था कि कोवेलेंट बॉन्डिंग भी इसी लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए अगले लेक्चर में, जो कि बहुत जल्दी ही पब्लिश होगा, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।